अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। मामला इस तरह से है कि सेनेट इलेक्शन आखिरकार हो गया है। जो फॉर्मूला तय हुआ था 6-5 का, एन उसके मुताबिक ही नताइज निकले हैं। 6 नशिस्तें मिली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो केपी में गवर्नमेंट है, और अपोजिशन इत्तेहाद को 5 नशिस्तें मिली हैं। तो उसके बाद मामला यह है कि कौन जीता कौन हारा, ये सवाल उठ रहा है, या फिर तमाम पार्टियों के लिए ये विन विन सिचुएशन रही है। लेकिन इसके साथ ही जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, उसका जो इत्तेहाद है, उन्होंने सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है, जिसका मतलब यह है कि अब अगर वो कोई भी तरमीम करना चाहते हैं तो उनको किसी के दर पर जाने की ज़रूरत शायद पेश नहीं आएगी, किसी को मनाने की ज़रूरत पेश नहीं आ रही होगी। उसके साथ ही सवाल ये भी उठता है कि अगर सीट्स की एडजस्टमेंट के लिए सेनेट के लिए बातचीत हो सकती है दीगर पार्टियों के साथ, तो फिर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए उनसे बातचीत क्यों नहीं हो सकती है? और क्या इस इलेक्शन के बाद, जो सेनेट इलेक्शन हुए हैं, इनके बाद बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई दरवाजे खुल सकते हैं, कोई उम्मीद पैदा हो सकती है? इस पर हमने बात करनी है। बलूचिस्तान में जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है उस हवाले से बात करनी है। 9 मई के केसेस के हवाले से बात करेंगे, कुछ दीगर मामलात पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले राना साहब, 6 मामला सामने आया था, बात हो रही थी, फिर कुछ नाराज़ जो अरकान थे वो भी सामने आए थे। वो कह रहे थे कि हम विड्रॉ नहीं करेंगे, बाकी सब ने कर लिया कि हमें वोट ना डाला जाए, एक ने नहीं किया। उसके बाद भी जितने वोट चाहिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उतने मिले हैं, जो अपोजिशन इत्तेहाद को चाहिए थे उनको भी मिल गए हैं। सर, कौन जीता है कौन हारा है, या सबके लिए विन विन है? नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि किस तरह, मुझे एक बात समझाएं जी। मैंने याद करें जुमे वाले दिन प्रोग्राम में एक बात कही थी कि पीटीआई अपना गोल अचीव करेगी, 6 नशिस्तें पीटीआई की होंगी। रिकॉर्ड निकाल के देख लें, सुना देते हैं ज़रा, वो चलाइए। क्या राना साहब ने कहा था जुमे को? तहरीक इंसाफ के लिए एक इम्तिहान जरूर है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि क्या वाकई जो आजाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के खड़े हों के बावजूद भी तहरीक इंसाफ अपनी 6 सीटें निकाल लेगी कि नहीं। और अगर उसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ अपनी 6 सीटें निकाल लेती है तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। और फिर आप ज़हन में रखिएगा, ये हो जाना है जी, ये हो जाना है, ये हो गया है, और एक भी वोट नहीं पड़ा उस उम्मीदवार। मैं उसी तरफ पीपल्स पार्टी का दावा, मैं दावे गिनाना चाह रहा हूँ आपको। अच्छा। पीपल्स पार्टी का दावा कि जनाब वहाँ पे 30 से 32 वोट जो है आज़ाद है, वो तो राब्ते में है। मौलाना फजलुर रहमान का दावा कि जनाब वहाँ पर तो 6 ग्रुप है पीटीआई के अंदर। ये मैं उनके दावे गिना रहा हूँ। उसके बाद आप आ जाए मुस्लिम लीग नून का दावा, अमीर मुकाम का, कि लोग हमारे साथ राब्ते में है। ये सारी बातें चल रही थी। मैंने उस दिन भी ये प्रोग्राम में इसलिए कहा था, तहरीक इंसाफ के जो लोग इस दफ़ा जीत के आए हैं ना जी, उनमें और जो साबका लोग थे जी, उनमें बहुत फ़र्क था। अच्छा, वो किस तरह? सर, पहले लोग किसी कष्ट, किसी तकलीफ़ को बर्दाश्त किए बगैर इलेक्शन जीतते थे। ठीक है। इस दफ़ा लोगों ने अपने घर बर्बाद किए, कई माह घरों से गायब रहे, जलसे जुलूसों की इजाज़त नहीं थी, उसके बाद कई मुकदमात का सामना था, और फिर वो हलकों में भी नहीं गए। कंपेन मतलब शाहिद खटक, परवेज खटक के मुकाबले में 4 जलसे भी नहीं कर सका जी, जीत गया। किस वजह से? उन्हें समझ लग गई कि हमें वोट पड़ा इमरान खान की वजह से। मुझे इसलिए पता था। मैंने बहुत से पीटीआई के लोगों से, बहुत से केपीके के एमपीएस से, बहुत से जो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थे, लेकिन वो एक बात कहते थे कि हम अली अमीन गंडापुर से इख्तिलाफ हो सकता है, हमें इमरान खान से नहीं। ठीक है, मैंने यही बात कही थी। उसके बाद आप आ जाए, अगर 5 मेंबर भी, आप लोग कह रहे ना, आज मैं 2 दिन तज्जियाकारों का तज्जिया सुन रहा था, उन्होंने कहा आप ये सब कुछ तो सेटिंग से हुआ है। कैसी सेटिंग भाई? अगर सेटिंग थी तो उस दिन स्पीकर को हल्फ ले लेना चाहिए था। स्पीकर ने हल्फ नहीं लिया, कोरम नहीं पूरा हुआ। अगर सेटिंग थी तो अली अमीन गंडापुर को हाई कोर्ट से रजू नहीं करना चाहिए था। अगर सेटिंग थी तो फौरी तौर पर
जिस वक्त गवर्नर ने हलफ लिया है, उसके बाद जो अपोजिशन इत्तेहाद का वहाँ पे मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि अगर हमारे बस में होता हो तो 3 नामों पे निशान लगाए कि इनको ना जीतने दें। कहा गया कागज़ कम है, उनका चले जो इनका ज़ाद है ना उसको जिता दें, ताकि एक तासर चला जाए कि तहरीक इंसाफ के अंदर तकसीम है, 100% तकसीम होगी। लेकिन जब इमरान खान का नाम आता है ना, वो तकसीम खत्म होगी। उसके बाद आप गौर करें ज़रा, जनरल नशिस्त पर सबसे ज़्यादा वोट किसके हैं? मिर्ज़ा फरीदी खरपति के या मुराद सईद? मुराद सईद का 26। ठीक है, आप ये देखें कि एक वो शख्स जो कैंपेन में नहीं है, मंजर आम पे नहीं, मंजर आम पे नहीं है, जिसने शायद किसी को चाय का कप भी नहीं पिलाया, उसके वोट हो गए 26। और जिसके मतलब कहा गया कि ये खरपति है, ये बड़े पैसे खर्च करता है। मैं टीवी पे बता नहीं सकता कि किसने कहाँ पे क्या रोल अदा किया है। अच्छा, उसका बड़ा रोल है, मैं जेन्युइन बात कह रहा हूँ। लेकिन इससे ये जो आप बता रहे हैं ना 26 वोट्स वाला, राना साहब, इससे एक टेक्निकल पॉइंट भी निकलता है, उस पर भी अब हम बात करते हैं। मैंने आपसे वो सवाल करना है कि ये टेक्निकल पॉइंट अब जो निकल रहा है ना, जो तनकीद होती है या इख्तलाफ होता है या फिर आप कहते हैं कि बड़े बड़े तज्जियाकार बात करते हैं, ये बात होगी। साकिब साहब, उस सवाल से पहले आप मुझे ये बताइएगा कि आज जो इलेक्शन हुआ है, आप समझते हैं कि ठीक है? और फिर अगर इन तमाम चीज़ों पर बात हो सकती है, इन पार्टियों के साथ सेटलमेंट हो सकती है, तो बानी पीटीआई के हवाले से बात क्यों नहीं हो सकती है? बानी पीटीआई के हवाले से बात इसलिए नहीं हो सकती कि क्योंकि बानी पीटीआई बात नहीं करना चाहते। अगर वो कहेंगे तो बात फिर बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। वो बात जहाँ पे करना चाहते हैं वो बारहा उसका जिक्र भी कर चुके हैं। इससे कबल भी जो मुज़ाकरात हुकूमती जो टीम थी उसके साथ इसी वजह से भी आगे नहीं बढ़ सके थे। 1-2 और वजूहत भी थी। जो इलेक्शन हुए हैं आज सेनेट के, मैं ये समझता हूँ कि बजाय इसके कि वहाँ पे आज हम ये डिस्कस कर रहे होते कि इतने एमपीएस बिक गए हैं, इतने पैसे चले हैं, सारे मामलात हुए हैं, अभी भी हो सकता है ऐसी सिचुएशन हो, लेकिन कम से कम हुकूमत और अपोजिशन में वो कंसेंसस था और उन्होंने 6-5 का फार्मूला रखा और उसमें जो है वो उस पर वो पूरे उतरे और चीज़ें स्मूथली हो गई। इसमें जो विन विन पोजीशन तो है ही, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने जो एक रिफ्ट आ सकती थी, जो ये जाहिर हो सकता था इन इलेक्शंस में कि अली अमीन गंडापुर के साथ तो 20 एमपीएस ही नहीं है। अगर इस तरह की सिचुएशन बनती तो वो सारे पसे पर्दा मामला चला गया है। इस वक्त की सिचुएशन ये है कि तमाम जो एमपीएस पीटीआई के हैं वो पीटीआई के ही हैं, किसी पर कोई शक व शुबा भी नहीं है। लेकिन ये तो हो गया जो केपी के इलेक्शन हुए वहाँ पीटीआई ने परफॉर्म कर लिया 6। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अच्छा किया कि तय कर ली चीज़ें, वगरना इस माहौल में उनको हो सकता है निशिस्त एक और कम हो जाती। जो लोग कह रहे हैं कि 7 भी मिल सकती थी, 7 भी मिल सकती थी और 5 भी मिल सकती थी। जिस तरह के माहौल बना हुआ है, हमने 8 फरवरी भी देखा है, इलेक्शंस भी देखे हैं, फार्म 47, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत कुछ जब हो सकता है तो यहाँ पे भी हो सकता था। तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है मेरी नज़र में। उनका लिस्ट का झगड़ा था। कल इमरान खान साहब से बैरिस्टर गौर, सलमान अकरम राजा, अली जफ़र या इनमें से किसी की मुलाकात होगी तो वो भी वहाँ से कंफर्म हो जाएगा। पहले ही वैसे मेरा ख्याल में इमरान खान साहब की लिस्ट ही थी जिस पे इलेक्शंस हुए हैं, लेकिन वो कंफर्म हो गया है। बड़ी बात जो है वो है सेनेट में अपोजिशन। जो कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को जब मखसूस नशिस्तें पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मिली इनके हिस्से की, अभी जो माले गनीमत मिला कुछ टाइम पहले, तो उनकी 2/3 मेजॉरिटी जो है वो पूरी हो गई। अब आज की जो वोटिंग के बाद, आज के इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद 64 उनकी नशिस्तें पूरी हो चुकी हैं और 2/3 अक्सरियत सेनेट में 64 ही चाहिए। आपको याद होगा कि आई थिंक 60-61 थी, तो 1, 2, 3 उनको सेनेटर्स चाहिए थे, तो JUIF के साथ उनको बात करना पड़ रही थी। तो अब अगर हुकूमत कोई भी आईनी तरमीम करना चाहे तो उसको JUIF के अलावा कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत जो है वो उसको हासिल हो चुकी है। ये बहुत बड़ा जो है वो मेरे ख्याल में एक खला भी है और एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अपोजिशन जमातों को अल्टीमेटली नुकसान हो सकता है कि कल हुकूमत कोई भी 26वीं के बाद 27वीं तरमीम अपनी मर्जी की वो लाना चाहे तो उनके पास वो अक्सरियत जो है वो मौजूद है।
मिर्ज़ा अफरीदी को 3 एडिशनल पड़ गए, नूरुल हक कादरी को भी 3 एडिशनल पड़ गए, यानी कि 18 वोट बच गए थे और ऑपोजिशन ने अपना एक सेनेटर 17 पे बनवाया, तो फिर भी शायद चांस बन सकता था। इस पे कमेंट करें क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। मैं इसको इस पे टेक्निकल सी आपको चीज, आपके पास तादाद है 100, आपके पास 100 की तादाद है ना, अब आखिरी हरफ 6 सीटें हैं मिसाल के तौर पे, उन 100 में से 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 41, इस पे जो आएंगे वो जीत जाएंगे, चाहे वो हुकूमत के हैं, जिसके भी हैं, इसके। हाँ यहां पर एक ही बंदा था आजाद, हाँ, ठीक है, अगर उसको ये जताने के लिए 10 वोट डलवा देते पीटीआई या 17 वोट डलवा देती, किसी ने ये नहीं कहना था वो जीत गया, उसमें कहना था कि जनाब पीटीआई के अंदर एक बहुत बड़ी लिफ्ट है, बागियों ने उसे वोट दे दिए। रिस्क बहुत बड़ा था। मुराद सईद को इतने वोट डलवाना, ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है हुकूमत के लिए, ये किसी और के लिए नहीं है, ये हुकूमत के लिए। अब आप बात करें पंजाब असेंबली। अच्छा, पंजाब में राना साहब क्या हुआ है, क्या नून लीग को उतने ही वोट पड़े हैं जितने पड़ने चाहिए थे, जितना उनका इत्तेहाद है? नो 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 जनाब, आप ज़रा आज राना अरशद साहब ने पहले ज़रा उनके चीफ व्हिप जो है राना अरशद साहब, अगर आप कहें तो उनकी गुफ्तगू सुन लें। हाँ जी, वो हम सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। मियां मोहम्मद नवाज साहब के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम साहब जो हैं वो भारी अक्सरियत से जीत चुके हैं। हाफिज अब्दुल करीम साहब को 240 से ज़ायद वोट कास्ट हो चुके हैं और अपोजिशन को 99 के करीब वोट कास्ट हुए हैं। कुछ हमारे मेंबर लीव पर थे, करीबन 16-17 लोग जो थे वो आउट ऑफ कंट्री थे। सब आउट ऑफ कंट्री थे, वो कहते हैं जरूरत ही नहीं थी उनकी, आपकी आते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक जरूरत नहीं थी, अलामती जरूरत थी। मैं एक बात करूं, इलेक्शन में ज़रूरत होती है हुकूमत को। मैं वही बात फिर कह रहा हूँ कि देखें, लोगों ने दावा किया है कि पंजाब में हमने इनके इतने लोग तोड़ लिए जी, केपीके में इतने तोड़ लिए, ये 2 दावे तो बड़े क्लियर थे ना। अब इन 2 दावों के बाद ना तो केपीके से, जिसने साकिब साहब ने कहा कि वो कामयाब रहे पीटीआई वाले सारी चीज़ों के बावजूद भी नहीं तोड़ सके ना। यहाँ पर आप देखें काफ लीग के वोट हैं, पीपल्स पार्टी के वोट है, आईपीपी है, ये इनको पड़े। अब इनके 16-17 अपने मुंह से कह रहे 21 वोट इनके कम आए, 21 वोट। अगर इनको पता था इलेक्शन है, मरियम साहिबा वोट डालने आ सकती हैं, 5 कम आए पीटीआई के जी। सेला साहब जो है इनके, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है जद्दा में, अच्छा, हार्ट अटैक है उन्हें। 2 लोग जो है वो उम्रे पे है। अच्छा, मैंने सारी इनकी डिटेल निकाली, इनके भी पूछे, उनके पूछे, चले पीटीआई के 4 1 वोट मुस्तरद हुआ, 5 नहीं है, मान लें वो बिक गए हैं, बाहर बिक गए हैं, तो इन्हें तो जो 16-17 गए ने वो कितने गए, वो किस तरफ गए हैं? आप ये देखें ना, बेशक एक 1 साइडेड मैच था, ये पहले दिन से पता था कि 1 साइडेड मैच है, हाँ जी, ऐसे ही। लेकिन 1 साइडेड मैच में भी रिकॉर्ड बनते हैं, 1 साइडेड मैच में भी रिकॉर्ड बनते हैं। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऐसे ही हो कि 110 स्कोर करके हार जाए, 110 स्कोर भी ना कर सके। तो बात ये बड़ी सिंपल, इस इलेक्शन ने एक चीज़ साबित कर दी है, इस इलेक्शन ने, कि जितनी मर्जी कोशिशें की गई हैं, पीटीआई के लोग नहीं टूटे, ये बात तो फैक्ट है। ठीक है, जितने दावे थे 7 पीटीआई बन गए, 6 पीटीआई बन गई, इतना कुछ बन गया, ये नहीं कर सके। तो इसका मतलब दूसरा क्या है कि अगर वाकई तहरीक चली, जो चले, मैं आज आपको ये भी बता दूं, बड़ी ज़बरदस्त 3 दिन बाद तहरीक इंसाफ की तहरीक शुरू होगी, सिर्फ 3 दिन बाद। अच्छा, ये 5 अगस्त के लिए? हाँ बिल्कुल 5 अगस्त। आप हम चीज़ों पे, मैंने पाकिस्तान के अंदर सियासत में तब्दीली उस वक्त देखी है जब हुकूमतों के ख़िलाफ़ सरमायादार एहतजाज करें, और सबसे जल्द घबराने वाला सरमायादार होता है हुकूमत से, और जब ना वो घबराए और उनके ख़िलाफ़ एहतजाज करे, जब हुकूमतों के ख़िलाफ़ अंदर से ख़बरें निकलनी शुरू हो जाएं और उनके घोंसलों से
परिंदे उड़ने के लिए तैयारी पकड़नी शुरू कर दें तो इसका मतलब है कहीं पे कुछ और है। बिल्कुल 2/3 अक्सरियत हर चीज़, लेकिन क्या इन 2/3 अक्सरियत जो है ये किसी हुकूमत के अपने फैसले पे अमल दरामद करा सकेगी? इम्प्लीमेंटेशन की आप बात कर रहे हैं। हम देखें ना, लोग दावे कर रहे हैं ना, बड़े बड़े एंकर्स दावे कर रहे हैं, सर तजज़ियाकार दावे कर रहे हैं कि ना फलां चीज़ पे मियाँ साहब नहीं राज़ी होते थे, उन्हें ज़बरदस्ती मनाया जाता था, फलां पे नहीं होते थे, ज़बरदस्ती मनाया जाता था। कुछ कहते हैं जनाब, वो कहते हैं मेरे बस में है ही नहीं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन दो बंदे हैं, शेर अफजल मरवत ने भी ये कहा है कि जी कि ये किसी तरह कामयाब करवा ही नहीं सकते तहरीक, और दूसरा फवाद चौधरी साहब का भी बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है कि ये जो बाहर की आदत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये चाहती नहीं है कि बानी पीटीआई बाहर मैं आए। मुझे एक जवाब तो दे दें। शेर अफजल मरवत को दिया गया था इस्लामाबाद नवंबर में, की कहता थे शेर अफजल मरवत साहब देन रिजाइन, कहे मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ता हूँ और मैं साबित करता हूँ जनाब मेरा वोट है, मजा आ जाएगा। अब लेकिन जब कोई नहीं निकल रहा था तब वो निकले थे, एक क्रेडिट तो है उनके पास। उस निकले नहीं थे, उनको निकाला गया था। अब मुझसे सच आखाते भजन खाका डरती साकिब साहब आप भी मुस्कुरा रहे हैं इस बात नहीं, पे। सच आखाते भजन खाका डरती सच ना आखा। मैं तो ये मैं साबित कर चले, मैं साबित ना कर सकूं तो मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा। साकिब साहब मुझे जिस वक्त उन्हें निकाला गया था, मुझे उस वक्त भी पता है, जिसने उन्हें निकाला था बाहर, मुझे उस वक्त भी पता है। मुझे एक बात बताए, जी जी, यहाँ पे लिबर्टी तक बंदा आता है, वो पकड़ा जाता है। वो KPK से आके पंजाब में आ जाते हैं, वो KPK से आके यहाँ पे जलसे करके चले जाते हैं, उन्हें पकड़ता ही कोई नहीं। एक दफ़ा पकड़े जाते हैं, फौरी जमानत हो जाती है। यहाँ पे वो बीबी पकड़ी जाती है बेचारी, यहाँ पे कैंसर की मरीजा पकड़ी हुई है डॉक्टर यास्मीन राशिद, तो उसकी आज तक जमानत नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक है। साकिब साहब, राना साहब ये कह रहे हैं, जिस तरह शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा है, उन्होंने कहा है कि जी कि वो भी इस तरह से बस जैसे निकले थे वो हमें पता है। एक तो इस पर कमेंट कर दीजिएगा, दूसरा पंजाब के हवाले से कमेंट कर दें। जब इतना वाजे हो कि हमारी अक्सरियत है तो ये 15, 16, 17 उम्मीदवारों को शायद फोर्स ही नहीं किया होगा कि आप आएँ, या आना चाहिए था उन्हें? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि जो आप बात कर रहे हैं कि वो फोर्स नहीं किया गया होगा, उसकी वजह यह है कि अगर तो बिल्कुल मुकाबला हो ना, बिल्कुल आमने सामने हो और 1-2 वोट ऊपर होने का खदशा हो, तो फिर तो ये हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ा मार्जिन हो तो 15-16 का मेरी ज़ाती राय है कि इतना बड़ा जो है वो उसका असर नहीं है। जो दूसरी बात आपने की कि फवाद चौधरी साहब या शेर अफजल मरवत साहब, यकीनन उनके अपने ख्यालात हैं। एक चीज़ तो तय है कि जो वोट मिला है, कोई भी PTI का जो MPA हो या MNA हो, वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि वोट उसको मिला है, उसकी ज़ात की वजह से मिला है, उसकी कैंपेन अगर थोड़ी बहुत उसने की है तो उससे मिला है। ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। ये इमरान खान साहब और उनकी जो PTI जमात है उसके नाम पर ये वोट था और वोटर्स ने वो खुद निशानात ढूंढे और वोट जो है वो दिया। दूसरी बात जो कर रहे हैं तहरीक के हवाले से, अच्छा तहरीक के हवाले से वो जो खदशात हैं उनके, फवाद चौधरी साहब साबिक वज़ीर इत्तलात भी हैं और बड़े सीनियर जो है वो PTI के रहनुमा रहे भी हैं। हो सकता है इमरान खान साहब आएँ तो वापस भी आ जाएँ। उनके जो ख्यालात हैं वो थोड़ा झंझोड़ ही रहे हैं ना कि इमरान खान साहब 2 साल से अंदर हैं, तो बाहर की क़यादत ने क्या किया कि उनको बाहर निकाल तो नहीं सके ना। ये तो नाकामी तो उनकी है। 4 अक्टूबर हुआ, 24 नवंबर 2 बड़े एहतजाज हुए। उन एहतजाजों में जो कुछ भी था, जो सिचुएशन थी, मुझे पता है कि बहुत सख्ती थी, शदीद तरीन सख्ती थी, इसके बावजूद कामयाब तो नहीं हुए। अब 5 अगस्त को आपका एहतजाज है, उस पर आप क्या करेंगे? वो कह रहे हैं जी पीक पे होगा एहतजाज, उसमें कितना इफेक्टिव होगा, मुअस्सर होगा, वो अभी सवालिया निशान है। पंजाब की हद तक कल रैली निकली और कल लोग गिरफ्तार हो गए, अगरचे आज जो है वो उनकी जमानतें हो गई या वो केस ख़त्म कर दिया अदालत ने, लेकिन गिरफ्तारियों का मामला फिर भी होगा। अगर आप कहें कि लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी। छोटा सा कमेंट, मैंने ब्रेक लेनी है प्लीज। जब बात आने लगती है ना तो आपको 1 मिनट से पहले ब्रेक याद आ जाती है। मुझे समझ नहीं आती, हमें जवाब यहाँ देने थे, सियासत पे आप बात ही ना करें, यहाँ हमें कह दें कि जुबान अपने लब खामोश कर लें, कहते हैं ना, आप हमें कह दें। आप भी अच्छा आदमी है ना, देखें हमजा साहब इस तरह नहीं होता। आसफ अली जरदारी 12 साल जेल में रहे, पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है, निकाल सकी? तब वो लीडर भी नहीं थे पीपल्स पार्टी के। लीडर थे, कौन कहता नहीं थे? वजीर आजम के भाई खावन थे ना, उसके लीडर तो बेनजीर थे, जलावतन थी बेनजीर। किस तरह आई मामला तय करके? नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार थे, बहुत बड़ी जमात थी मुस्लिम लीग नून,
तहरीक से नहीं कामयाब हुए, मौलाना साहब को भी चलना पड़ा वहां से, बाकियों को भी चलना पड़ा। आपको भी पता है, मुझे पता है, सबको पता है, बारगेनिंग से वो बाहर गए। आप ये तो देखें ना कि एक जमात जिसका कारकुन बगैर निशान के वोट दे रहा है, जिसका कारकुन 6, 7, 10 दफा निकल रहा है, मार खा रहा है, जेलों में जा रहा है, और उसके बावजूद भी वो आज भी इमरान खान के साथ खड़ा है, तो फिर आप कहते हैं कि तहरीक किस तरह कामयाब होगी? ये कामयाब तो हो गई है। क्या 8 फरवरी की तहरीक कामयाब नहीं हुई? क्या ये आज का इलेक्शन कामयाब नहीं हुआ? क्या लाहौर में रैली निकाली, गिरफ्तारियां हो गई, उसके बाद फिर अगर रैली निकल आई तो कामयाबी नहीं है? बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दीगर मामलात पर बात करेंगे। वेलकम बैक जी। सूरत हाल क्या होगी आज के सेनेट इलेक्शन के बाद? एक तरफ सेनेट इलेक्शन के अंदर हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और दीगर जमातों के दरमियान कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ बातचीत हुई है, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अभी भी सेनेट में दूसरी बड़ी जमात है। साथ ही वो तहरीक का भी आगाज़ करने लगे हैं। 5 अगस्त के हवाले से कहा जा रहा है कि वो नुक्ता अरूज पर होगी और कोशिश की जाएगी किसी तरह बानी PTI को रिहा करवाया जाए, बातचीत उन लोगों से हो जिनसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ करना चाहती है। तो ये सारी जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, मुराद सईद आज सेनेटर भी बन गए हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कुछ आसानियां होने जा रही हैं, नहीं जा रही? हुकूमत किस तरफ खड़ी है? वफाकी हुकूमत की स्टैंडिंग क्या है? वफाकी हुकूमत को अब किसी की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या अभी भी बैसाखियों पर है? बेशक इत्तेहादियों के साथ मिलकर 2/3 अक्सरियत हासिल कर चुकी है। इसी सूरत हाल पर आगे क्या होने जा रहा है, बात करेंगे। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद है। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। दुरानी साहब, अब जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक मामला ऐसा हुआ है कि जिसके ऊपर किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बाकी तमाम जमातों के साथ सेटलमेंट बहरहाल हुई है। उसके बाद कुछ ऐसे नाम भी सेनेट में जा रहे हैं जिनके हवाले से हम समझते थे कि बहुत बड़ा क्रॉस है। आप क्या देख रहे हैं कि हालात PTI के लिए कुछ नर्म होंगे या नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे? एक मरहला था, बस गुजर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जितना वक्त गुजरेगा, जो लोग PTI के लिए आसानियां पैदा, हुकूमत जितना डिलीवर नहीं करेगी PTI के लिए उतनी आसानियां पैदा। उन आसानियों का नतीजा जो है वो PTI के घर में आएगा, नहीं आएगा, ये एक अलग कहानी है। इस वक्त आप देखें कि जो पहले मुल्क से बाहर बैठ के, मुल्क से दूर, पार्टी से दूर, जो बाज मतलब एक तकरीबी सोच के साथ जो पार्टी को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही थी, वो अब शेप लेते लेते मुल्क के अंदर आ रही है। और जो पार्टी के लीडर जिन्हें खान साहब ने लीडर बनाया हुआ है, उनके हाथ में आ रही है। पहले जिस किसी के हाथ में आती थी उसी के ऊपर इल्जाम लग जाता था कि ये एस्टैब्लिशमेंट का एजेंट है, ये फलां का एजेंट है। एजेंट कौन किसका है ये तो एक अलग कहानी है, हमें पता है कौन कौन किस किस का एजेंट है। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि इन इलेक्शंस के अंदर ये हुआ है कि पार्टी का जो डिसिप्लिन था वो पार्टी की मौजूद लीडरशिप ने उसको इन्फोर्स किया है, और इसका रिजल्ट जो है वो भी वो रिजल्ट आया है जो PTI के लिए बुरे तरीन हालात के अंदर भी उतना बुरा नहीं है जितना लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे। दूसरी तरफ ये भी है कि चलो बदनामी नहीं हुई, पैसे वैसे नहीं चले, ये सब चीजें नहीं हुई, ये तो एक चीज हो गई। अब जो है आगे की सियासत के बारे में मैं आपको बताऊं कि मुझे हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात नजर जी। वजह यह है कि हुकूमत वैसे तो जब कोई हुकूमत 2/3 तक पहुंच जाती है तो वहां से फिर उसकी जो सीढ़ी है ना वो डाउनवर्ड चलना शुरू हो जाती है। अच्छा। 2/3 अक्सरियत कोई अच्छा फिगर नहीं है। इसके नतीजे में आपके लिए मुश्किलात और चैलेंजेस का इजाफा होता है हमेशा। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हुकूमत का जो सबसे बड़ा मुझे चैलेंज नजर आ रहा है वो ये है कि वो एक तरफ तो वो हाइब्रिड का तारा लगा के अपने आप को ताकत का मंबा साबित करने की कोशिश करती है कि जी मैं ताकतवर के कंधों पे बैठी हुई ताकत,
ठीक है। दूसरी तरफ ये भी है कि वो अवाम के कंधे तोड़ रही है, अवाम की टांगें तोड़ रही है, अवाम को गुर्बत में मुब्तला कर रही है, अवाम के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। काश्तकार भूखा हो गया है बेचारा, उसके पैसे जो है, मतलब ये है कि जहां कहीं 5 पैसे मौजूद हैं वहां पे हुकूमत मौजूद है। और आप ये देखें कि पेट्रोल को महंगा करके पीएसडीपी की बात की जा रही है, पेट्रोल को महंगा करके अवाम की जेबों में से पैसा निकाला जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जी सूबों के पास चूंकि ज्यादा जा रहा है इसलिए हम अवाम की जेबों से पैसा निकाल रहे हैं। उस सूबों में अवाम के चाचे बैठे हुए हैं, सूबों में भी तो आप लोग ही बैठे हुए हैं ना। दुरानी साहब हुकूमत है, एक तो मुझे 2 सवाल है मेरे छोटे छोटे। हुकूमत है तो मुझे बता दें, हुकूमत है तो कहाँ है? सैलाब भी आ रहा है, शहर के शहर डूब रहे हैं, शहर के शहर डूब रहे हैं, बड़े बड़े नावर स्कैंडल सामने आ रहे हैं। और हुकूमत किसी एक फ़ैसले पर, हुकूमत का अपना फ़ैसला कौन सा है वो भी मुझे बता दीजिएगा। और दूसरा मेरा एक सिंपल सा सवाल है, क्या अब ख़तरा हुकूमत के लिए है या पीटीआई के लिए? आप मेरा इशारा समझ गए ना। देखिए मैं आपको बताऊं, हुकूमत बिल्कुल है, और हुकूमत के सिर्फ हाथ हैं जो मेरे और आपकी और अवाम की जेब में, बस। हुकूमत की इतनी कारगुजारी है और इतना ही काम है। बाकी सारा काम इंडिया हमला कर दे तो फौज, मईशत दिवालिया होने लगे तो फौज, बाहर वालों से पैसे लाने हैं तो फौज, मतलब ये है कि हर काम करना है तो फौज है, अमेरिका से बात करनी है तो फौज। भैया आपने क्या करना है? आपने सिर्फ ये करना है कि हमारी जेबों में से पैसे निकालनी, फैक्ट्रियां चला लेनी है, और दैट्स ऑल। कोई इकोनॉमी का इशू नहीं है, कोई आपके इश्यूज नहीं है, ये तो आपकी कारगुजारी है। इसलिए हुकूमत बिल्कुल मौजूद है, लेकिन हुकूमत सिर्फ अपने पेट पे खेलती हुई हुकूमत है। ऐसी हुकूमतों का मुस्तकबिल जो है राणा साहब, वो हमेशा एक सा ही, जिन्होंने इनको कंधे पे उठाया होता है ना, वो कंधे थक जाते हैं ऐसे डेड लोड को उठा के। और जब अवाम के अंदर नफरत पड़ती है तो कोई बदबूदार ताफुन ज़दा लाश को कंधे पे उठा के नहीं फिरता, फिर उसको ताड़ना पड़ता है। तो इस लिहाज से हुकूमतें जब तक डिलीवर करती हैं, वो दुनिया की जिन्होंने इदारों को चैलेंज करना होता है, वो हुकूमतें जो हैं वो अवाम को डिलीवर करके दिया करती हैं। लेकिन हमारी हुकूमत जो है वो अवाम को भी डिलीवर नहीं कर पा रही, मुल्क को भी डिलीवर नहीं कर पा रही, इकोनॉमी को भी डिलीवर नहीं कर पा रही। इससे मुल्क नहीं चल सकते। मुल्क को चलाना है तो फिर आपको एक गवर्नेंस को इम्प्रूव करना पड़ता है, आपको मुल्क के हुकूमती निज़ाम को बेहतर बनाना पड़ता है, अवाम को खुशहाल बनाना पड़ता है। इस किस्म का कोई काम नहीं हो रहा। जब ये सब कुछ नहीं होता तो फिर ये सेम पेज जो है ना, ये 2 कश्तियों में पड़े हुए 2 पेज बन जाते हैं, ठीक है ना जी। ये सेम पेज एक किताब की नहीं, ये मुख्तलिफ सफ़ों के सेम पेज पर, मुख्तलिफ किताबों के सेम पेज बन जाते हैं। तो लिहाजा मैं हुकूमत के लिए ये देख रहा हूँ कि अब हुकूमत की करप्शन में मुलविस अफराद की तरफ हुकूमती इदारों के बढ़ते हुए हाथ मुझे नजर, और उसके अंदर उसी सूरत में जनाब। जी जी साकिब साहब। हाँ अच्छा दुरानी साहब, ये बताइएगा, एक सवाल जो है वो ये हमज़ा ने भी आपसे शुरू में भी किया कि कुछ लोगों पर क्रॉस था, उसके मुराद ये है कि मुराद सईद MNA का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो उनके जो नॉमिनेशन पेपर थे वो एक्सेप्ट नहीं हुए थे, वो हाई कोर्ट तक गए, बड़ी कानूनी जंग लड़ी, नहीं हुए थे। हमने देखा कि 8 फरवरी इलेक्शंस में जिन्होंने नहीं जीतना था वो नहीं जीते, सलमान अकरम राजा हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद हों या कोई भी हो। लेकिन इस दफा ये कहते हैं उन्हें नहीं जीतने दिया गया। अगर साकिब भाई ये कहते हैं कि उन्हें नहीं जीतने दिया, अपने सहाफत से भी हमारी ना वो हो जाए ना, आप सहाफत से भी ईमानदारी हो जाए, ये कह के नहीं जीतने दिया। तो नॉमिनेशन पेपर जो है वो एक्सेप्ट भी हो गए, वो अब सेनेटर भी बन गए, अगरचे वो सामने बहुत जल्दी आते नजर नहीं आ रहे। तो इस साइन को आप कैसे देखते हैं? एक और दूसरा, आप हम देखते हैं कि कुछ अर्सा कबल जो है वो कुछ जो है वो मुसालियत की कोशिश करते रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि आप या आप जैसे लोग जो है वो इमरान खान साहब, क्योंकि कम्युनिकेशन का गैप है,
क्योंकि मैं जाता रहा हूँ अडियाला जेल में कवर करने के लिए, तो वहाँ से जो बात होती है वो बाहर आते आते थोड़ी सी बात में तब्दीली भी हो जाती है कि वहाँ कुछ लोग जाएं, उनसे मिलें, आमने सामने बैठकर बात करने में और सिचुएशन होती है कि कोई चीज़ें मसालियत की तरफ बढ़ सकती हैं या बढ़ाई जा सकती हैं, या कोई ऐसा कोई फार्मूला तय हो सकता है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि आपने बहुत इस पे जो वो काम किया शुरू में। मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ, बावजूद कह नहीं पा रहा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इस वक्त मफाहमत जो है सबसे ज्यादा हुकूमत की जरूरत है। और पीटीआई के साथ जो इस वक्त मफाहमती रवैये सामने आ रहे हैं या बाज लीनियंसीज नजर आ रही हैं, बाज चीजों के अंदर थोड़ा सा नरमी का तासुर पैदा हो रहा है। होता यह है कि जब वक्त गुजरता है, मैंने इलेक्शन वाले दिन आप ही के चैनल पे कहा था कि इस वक्त जो हुकूमती वजन है वो अब कमजोर हो रहा है। हुकूमत अपनी पॉपुलैरिटी को रीगेन नहीं कर पा रही। कल मियां साहब ने मीटिंग बुलाई थी अपनी पार्टी की। देखिए मियां साहब के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि उन्होंने एक पूरे का पूरा एक बागीचा लगाया पीएमएलएन का, और उस बागीचे का वोट की इज्जत भी मर गई, उसकी जो जमहूरियत भी खत्म हो गई, उसकी मकबूलियत भी खत्म हो गई, उसकी कबूलियत भी आखिरी दमों की तरफ जा रही है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर कितना बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए। और मैंने हुकूमत वालों को कहा है कि यार जब तक तुम दोनों पार्टियां इकट्ठे एक ही हुकूमत में रहोगे, अवाम के अंदर आपकी पजीराई नहीं हो सकती। और ये इकट्ठे बैठ के बेचारे ये उस कश्ती के सवार है जिस कश्ती में पानी बढ़ रहा है, और ये सारे लोग उसी कश्ती में बैठे हुए हैं कि असी इकट्ठे हैं। तुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। कुछ दीगर मामलात पे हमने बात करनी है, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। बात करेंगे आज फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो शोर है वो भी हमें नज़र नहीं आया है। केपी असेंबली के अंदर सब एक पेज पर थे, सब ने जो फैसला किया था उस पर मिनोअन अमल किया। जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था उस पर तमाम पार्टियों ने अमल किया। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, पीपल्स पार्टी थी, JUI थी, और जो PMLN ने, JUI ने और पीपल्स पार्टी ने कहा था उस पर मिनोअन अली अमीन गंडापुर साहब ने भी अमल किया। तो इतना भाईचारा हमें केपी असेंबली में आज देखने को मिला है। लेकिन साथ ही हमने बात ये भी करनी है कि पंजाब में जो कुछ लोग कम थे वो वाकई बाहर थे, मसरूफ थे, उनको बुलाया नहीं गया, या फिर वो आना नहीं चाह रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर ममलिकत बराए मजहबी उमूर खेलदास कोहिस्तानी साहब। खेलदास साहब अस्सलाम वालेकुम। सर शुक्रिया आपका। सर ये कहिएगा आएगा, एक तो केपी असेंबली में सब इकट्ठे हमें नज़र आ रहे थे, और पंजाब असेंबली पे भी कमेंट कर दीजिएगा, आपके कुछ वहाँ पर लोग पहुँचे नहीं थे। बहुत शुक्रिया। मैं तो राना साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो कहता, इनके दोस्त हैं काफ़ी, कहते हैं कि ये जाली पार्लियामेंट है, ये मैंडेट चोरी का है, ये फॉर्म 47 वाले हैं। एक साल से इन्होंने रट लगाई हुई थी और सबको जो है एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। तो शुक्र है कि KPK में हुकूमत और अपोजिशन मिलकर जो है इलेक्शन किया, और उसके नतायज जो तय किए गए थे चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन के दरमियान, उसके मुताबिक नतायज आए हैं। और ये साबित करता है कि हमारे मैंडेट को KPK में भी तस्लीम किया गया है, हमारे जो मखसूस सीटों के फ़ैसलों को भी जो अदालतें ने दिया है उसको भी कबूल किया गया। और यही जो है मैं समझता हूँ मुल्क की जो सियासी इस्तेकाम है उसमें बेहतरी आएगी, और इससे जो है जमहूरियत मजबूत होगी, पार्लियामेंट मजबूत होगी, और जो फैसले हुए हैं मैं समझता हूँ उनकी फतह हुई है। अच्छा तो खेलदार साहब चूँकि आपने आगाज़ ही मेरे नाम से कर दिया, आपकी मेरे से मोहब्बत की ये एक मुस्कुराहट जो है ये है, तो फिर आपने भी PTI की हुकूमत को तस्लीम कर लिया ना। फिर आपने भी जिसको कहा कि ये गंडापुर नहीं, ये फ़लाँ है, मैं ज़रा बयान अगर आप कहें तो कोई 100 के करीब अता तारड़ साहब से लेकर बाकियों के सुना देता हूँ, तो फिर आप भी माने ना कि आप भी, फिर आपको भी वो हर चीज़ तस्लीम करनी पड़ी, तो फिर अडियाला वाले को भी तस्लीम करें, फिर मसालत की जो सियासत है उसमें सबको शामिल करें।
पहली बात ये राना साहब देखें, हमने कभी भी उनके जो हुकूमत है या जो जिस तरह भी वो आ गए हैं या मैंडेट उनका जिस तरह का भी है, हमने कभी भी उनकी मुखालफत नहीं की है। मैं काबीना का आखिरी इजलास जो हुआ है हमारा, जिसमें मैं शरीक था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने चीफ मिनिस्टर KPK और बाकी सूबों की भी की, मगर चीफ मिनिस्टर KPK की भी की कि जो मारम अल हराम में जो इंतज़ामात हुए मरकज़ से लेकर सूबों के, उससे अमन अमान जो था वो भी मेंटेन रहा। तो जब भी कोई आप देखें चीफ मिनिस्टर साहब जब आते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जो भी इजलास होते हैं सूबे और वफाक के मैं ये बात नहीं, मैंने जो अडियाला की बात की मुझे उसका जवाब दे दे बस। बाकी आप बहुत अच्छे हैं, आप कोई शक नहीं है। मुझे सब अडियाला का जवाब दे दे कि अडियाला ये जब 4547 एक हो गए हैं तो फिर अडियाला के रास्ते में कौन सी दीवार खड़ी है या आपको इजाजत नहीं है? अडियाला को तो अपनी नहीं, अडियाला की जो अपनी पार्टी है, जो उनके अपने मौजूदा क़यादत है, वो भी उनके फ़ैसलों की को नहीं मान रहे हैं ना, या उनके फ़ैसलों को आतिफ खान का बयान आप आज बता दें, दिखा दें कि जो उन्होंने फरमाया जी, उन्होंने कहा है कि जो हमने लिस्ट भेजी, मैं बता देता हूँ आप पूरा करा दें पूरा। उन्होंने कहा जो हमने लिस्ट दी सूबाई हमारी कबीना सूबाई ओहदेदारान ने बैरिस्टर गौहर को और सलमान सफदर साहब को, ये भी पढ़े कि उन्होंने कहा कब दी, ये भी सुनिएगा, उस वक्त दी जिस वक्त पहला फैसला आया था, जिसको आपने तस्लीम नहीं किया। इन्होंने अदालत के फैसले को तस्लीम किया नहीं, करवा लिया गया, और एक अदालत ने फैसला दिया जिसको आपने तस्लीम ना किया ना करवाया, जो सीनियर तरीन जजेस का फैसला था। कोसानी साहब ये भी इसका भी जिक्र किया करें। और आतिफ खाने का वो जब पहुंचा ही नहीं लिस्ट उनके पास, तो फिर किसी का क्या गिला। अगर आप ये समझते हैं कि अडियाला के बगैर, अगर आप ये समझते हैं अडियाला के बगैर कुछ हो सकता है, तो फिर ये खाम ख्याली है। अडियाला के बगैर सब कुछ हो रहा है। अडियाला के बगैर बजट पास हो जाती है। अडियाला वाले ने कहा बजट पास नहीं करे, मैं से पूछ के करना। और पहले KPK से हुई, पहली जो बजट पास हुई, अडियाला वालों के जो आतिफ खान और बाकी जो उनके जो हैं, वो कहते हैं कि ये जो लिस्ट फाइनल हुई, जो सेनेटर बने हैं, ये खान का फैसला नहीं है। तो ये आपस में दस्ते गिरेबान है। मैं समझता हूँ अडियाला का जो बैठा हुआ बंदा है इस वक्त नाअहल है, वो ना काउंसलर हो सकता है, ना पार्टी का सरबराह है, ना उसके वो एक सज़ा याफ्ता है, उसको मुजरिम है। उसको अगर कोई इंसाफ मिलना है, कोई अगर सुरखरू होना है या उनको सजाएं बरकरार रहनी, वो अदालतों का मामला है। साकिब बशीर साहब ने करना है सवाल, मैं उनका भी टाइम ले रहा हूँ माजरा से। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो तो वज़ीर आज़म आपने बना के लाए थे, वो अहल थे, तो उनको वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनाया? क्या वो भी नाअहल है कि जिनको बेचारे को वज़ीर आज़म के लिए लाए आप, कबूतर भी उड़ा देते हो नमाज से, सब कुछ कर दिया, अदालतों के दरवाजे भी उनके जहाज़ों तक ले गए। क्या मियाँ नवाज शरीफ अहल नहीं थे वज़ीर आज़म के? ये भी बता दें। राना साहब देखें, नवाज शरीफ साहब एक उसूल पसंद सियासतदान है, वो जो बात करता है उस पर खड़ा होता है। आप नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन के दिन कहा था अगर 2/3 मेजॉरिटी होगी तो मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते हैं। अब होगी 2/3 हो गई है, अब 2/3 हो गई है, अब 2/3 आपके पास हो गई है। रिजाइन कराए मियाँ साहब को, मियाँ साहब को ले 4 साल नहीं 2/3 मेजॉरिटी नून लीग की हो, 2/3 मेजॉरिटी नून लीग की जो हुकूमत बनी है उसमें पीपल्स पार्टी ने हमें सपोर्ट किया, और इत्तेहादी ये 16 महीने पहले भी हम PDM 1 था, ये समझो एक 2 हो गया। तो ये इस तरह के मैंडेट में नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे, और नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं। उसके शक्ल में आज उसका भाई शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, बेटी वज़ीर आला मरियम नवाज साहब उसी की शक्ल में है, और वो
नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के लिए, इस पार्टी के लिए उन्होंने वो रहनुमाई कर रहे हैं, वज़ीर आज़म की भी और चीफ मिनिस्टर की भी, और अवाम में डिलीवर भी कर रहे हैं और पाकिस्तान को डिलीवर किया है। और जो बात आप कहें नवाज शरीफ साहब से होने वाले इंतकाम, होने वाले नाइंसाफ़ियाँ, उन्होंने एक तरफ रख के पाकिस्तान को मुकद्दम रखा, पाकिस्तान की अवाम को मुकद्दम रखा, और ये सब कुछ बुला के वो आए थे। वो आज भी चाहते हैं कि अवाम के मसाइल हल हों, जिसमें हमारी हुकूमत कामयाब हुई है। आज पाकिस्तान की मईशत बेहतर हुई है, आज दिफाई तौर पर हम मजबूत हुए हैं। तो ये नवाज शरीफ का विजन है जिसको शहबाज शरीफ साहब आगे बढ़ा रहे हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज साहब आगे बढ़ा रही है। जी कोस्तानी साहब, ये बताइएगा कि पहले आपकी 26वीं तरमीम आई, अब 27वीं तरमीम की भी गूंज है, और आज तो सेनेट में भी आपको JUIF के बग़ैर जो तो 2/3 अक्सरियत है वो मिल गई है। तो ये जो 27वीं तरमीम है, क्या कोई जल्द या बदेर इसके आने के इम्कानात मौजूद हैं? और एक और इसी के साथ जो आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यकीनी तौर पर एक बड़ी जमात के बड़े लीडर हैं, तो उन्होंने जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया था, तो वो कंटिन्यूटी समझे हम इस जो हुकूमत डिलीवर कर रही है, जो लेजिस्लेशन कर रही है, कानून साजी कर रही है, जो मामलात चला रही है, तो ये उसकी कंटिन्यूटी है? बिल्कुल। मैं आपको ये पहली बात बता दूं, जो भी फैसले हुए हैं हुकूमत लेने का, वज़ीर आज़म शिप लेने का या पंजाब में हुकूमत साजी करने का, ये सारे फैसले नवाज शरीफ साहब ने खुद किए हैं। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं 26वीं तरमीम हुई, इसी तरह 27वीं, मैं आपको बताऊं, हम आए हैं कानून साजी के लिए, हम मुल्क की बेहतरी, इदारों की बेहतरी के लिए आइनी तरामीम, पहले भी 18वीं तरमीम आई थी, या जिस आखिरी 26वीं तरमीम आई है, तो आइंदा 27 भी आ सकती है। इसमें ये तो हमारा काम है, हम इस मकसद के लिए असेंबली में बैठे हुए हैं। मगर मैं एक बात आपको इंश्योर कराऊं, जो भी तरामीम होगी, जो आप कह रहे हैं कि JUIF के बगैर आपकी अक्सरियत है या मेजॉरिटी है, मैं आपको बताऊं, जब तरामीम होती है उसमें, जिस तरह 26वीं तरमीम में हम चाहते तो मौलाना के बगैर भी पास कर सकते थे, ये भी मैं आपको बता दूं। मगर मौलाना फजल रहमान ने एक नुक्ता नज़र दिया, एक इख्तिलाफ राय का इज़हार किया, हमने उसको एड्रेस किया। और मैं ये आपको आज ये भी बता दूं, उन मौलाना साहब की ख्वाहिशात में PTI की ख्वाहिशात शामिल थी। इस 26वीं तरमीम पास करने में PTI ने पूरी हमें मदद की है मौलाना की शक्ल में। ठीक है, आज वो अपने ओहदों पर नहीं है। कोस्तानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे राना अजीम साहब को और साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।